वॉइस को इग्नोर करना। वो छोटी सी झोपड़ी थी। बारिश की वजह से मैं वहीं पर बैठी थी। वो भीगता हुआ झोपड़ी में आया और मेरे पास बैठ गया। झोपड़ी के अंदर जो हुआ उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन से आज तक हम दोनों साथ हैं। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक कॉलेज में टीचर हूँ। इस कॉलेज में मुझे 1 साल हो गया है। इस साल कुछ लोग नए कॉलेज में आए थे। उसी में से एक अमित भी था, जो एक बहुत गरीब परिवार से था और उसका घर कॉलेज से 40 किलोमीटर दूर था। उसके पास कोई साधन न होने की वजह से वो बसों से ही आया जाया करता था। पढ़ने में अमित बहुत अच्छा था। हर चीज़ जल्दी और अच्छे से समझ लेता था। वो अक्सर मेरे पास सवाल लेकर आता था और उनका जवाब पूछता था मुझसे। उसी सिलसिले में हम दोनों की आपस में अच्छी खासी बातचीत होने लगी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अमित बहुत गरीब परिवार से था, इसलिए वो बस यही चाहता था जल्दी जल्दी पढ़ लिख कर कहीं काम करे। उसके घर में उसकी सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी। अमित घर और कॉलेज दोनों ही बड़ी मुश्किल से 1 साल लेकर चल पाता था। कभी कभी अमित को अपनी माँ की वजह से कॉलेज भी मिस करना पड़ता था। दूर होने की वजह से बसों के चक्करों में रात को भी देर से ही घर पहुँचता था। उसकी माँ हमेशा यही कहती थी, बेटा तू इतनी दूर कॉलेज जाता है, क्यों ना तू ये पढ़ाई छोड़ दे और गांव में ही कुछ काम काज कर ले, जिसकी वजह से तुझे इतनी दिन से आना जाना न पड़े। पर अमित की पढ़ाई में लगन देखकर उसकी माँ अमित से ये भी कहती थी, बेटा तू इतनी मेहनत करता है, एक दिन पढ़ लिख कर इस गांव का नक्शा बदलना। थोड़े दिनों के बाद अमित की माँ इस दुनिया से चली गई। अब अमित दुनिया में अकेला रह गया। उसका कोई साथी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई बहन। वो इस दुनिया में अकेला था और ना ही उसका कोई दोस्त था जो उनके साथ उसका गम बांटता था। पर अमित ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज़ाना कॉलेज जाता रहा। अमित की मुलाकात मेरे साथ रोज़ होती थी कॉलेज में सवालों को लेकर। मैं एक शादीशुदा थी पर अंदर से दुखी, क्योंकि मेरे पति ना कोई नौकरी करते थे, कोई ना काम करते थे, बस रोज़ दारू पिया करते थे। दारू पीकर शाम को लुढ़कते पुढ़कते जब घर आते तो मेरे साथ मारपीट करते, ज़बरदस्ती करते। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत परेशान थी। सोचती थी इस आदमी से छुटकारा पा लूं, पर कैसे? समाज का डर था। यह समाज बहुत बुरी चीज़ है। इंसान को उसकी खुशी नहीं देता, बस उनको जज करता है। इसने गलत किया या सही यह नहीं सोचता, बस एक ही 10 करता है। इसी डर से मैं अपने पति के साथ रहती और उसकी सारी हरकतें बर्दाश्त कर लेती हूँ। कॉलेज में हमेशा यह दिखाती हूँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। अंदर से मैं ही जानती थी कितने दुख भरे थे। एक दिन कॉलेज में एक कंपटीशन था जिसमें अमित ने भी भाग लिया था। वहाँ अमित को एक कविता लिखनी थी। अमित भी अंदर से दुखी था, क्योंकि वो इस दुनिया में अकेला रह गया था। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ भी उसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। अमित ने एक दिल को छू जाने वाली कविता लिखी, जिसमें उसने दिल का दर्द भरपूर लिखा था। उसकी यह कविता सुनकर मुझे भी अपने दर्द याद आ गए और मेरे वहीं पर आंसू टपकने लगे। मैंने उन आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपाया। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तब मैंने अमित को अपने पास बुलाया और उसकी कविता की तारीफ़ की और उसको सराहा। असल में अमित बहुत बुद्धिमान था।
हर चीज़ अच्छे से समझ लेता था। उसे मेरी आंखों में छुपे आंसू नज़र आ रहे थे। अमित ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? मैंने जब से अपनी कविता सुनाई है तब से आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने उसको और बातों में उलझा दिया। उसके कुछ सवाल भी थे जो वो मुझसे क्लियर करने थे। मैंने उसके सवाल क्लियर करे, मैंने उसका दिमाग भटका दिया, सवाल सॉल्व किए और मैंने अपनी गाड़ी मंगाई और अमित से बाय बोलकर वहाँ से चली गई। घर पहुँच गई तो वही हाल था। घर पहुंचकर सारा काम ख़त्म किया, खाना बनाया, तभी अचानक दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरा पति नशे में धुत खड़ा था और वहीं से मेरे बाल पकड़कर मुझे अंदर ले गया और मुझे बहुत मारा और मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन मैं कॉलेज में थी, अमित भी कॉलेज आया था। अचानक इतनी तेज बादल हो गए जैसे दिन में ही रात हो गई हो। मैं अपने घर जाने के लिए निकली। अमित वहीं थोड़ी दूरी पर बस स्टॉप पर खड़ा था। अमित सोच रहा था, बस आए तो मैं अपने गांव के लिए निकलूं। इतने में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। अमित अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पास में ही एक झोपड़ी की तरफ दौड़ा और झोपड़ी के अंदर चला गया। अमित को बुलाने के लिए गाड़ी से निकली तो मेरा फ़ोन बारिश में भीग गया और बंद हो गया। फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठी तो गाड़ी भी बंद हो गई और मुझे भी गाड़ी के अंदर रुकना पड़ा। कुछ देर तो मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। फिर मैंने सोचा झोपड़ी के अंदर जाकर अमित को देखती हूँ, यह भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं गाड़ी से उतरी और झोपड़ी की तरफ बढ़ी तो मैं इतनी देर में पूरी भीग गई थी। झोपड़ी बहुत छोटी सी थी। जैसे ही झोपड़ी का मैंने दरवाज़ा खोला, अमित सामने ही बैठा था। मैं अंदर चली गई और झोपड़ी के एक साइड अमित बैठा था, दूसरी साइड में बैठ गई और हम दोनों खामोश थे। अमित मुझे देखकर चौंक रहा था। फिर मैंने अमित को बताया, मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है और फ़ोन भी बंद हो चुका है। हम दोनों खामोश चुपचाप बारिश की आवाज़ सुन रहे थे। बारिश लग रही थी जैसे आज पूरी रात नहीं थमेगी। अमित भी चुपचाप बैठा था, मेरी तरफ नज़र भी नहीं उठा रहा था। फिर मैंने ही बात शुरू की, अमित तुम्हारे घर में कौन कौन है? तब अमित ने मुझे बताया, प्रिया जी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरी माँ कुछ दिन पहले ही इस दुनिया से छोड़कर चली गई। मेरे पापा तो बचपन में ही गुजर गए। मेरी माँ ने मुझे बहुत परेशानियों से पाला है। अमित अपनी माँ को याद करके बहुत दुखी हो रहा था। उसका दुख देखकर मुझे भी अपने दिल के दर्द का एहसास हुआ। मैं भी अंदर से बहुत दुखी थी। मैंने भी धीरे धीरे अमित को सारी बातें बताना शुरू कर दी। अमित मेरे अंदर की इतनी बड़े दर्द को सुनकर बहुत दुखी हुआ और मैं वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। फिर अमित ने मुझे चुप कराने के लिए मेरा हाथ पकड़ा और उसी पल न जाने हम दोनों को क्या हो गया था। हमें बारिश की आवाज़ें भी आना बंद हो गई थी। न हमें समाज का डर, न कोई खौफ, न तूफान की आवाज़ें हैं। सब कुछ सुनना और समझना एकदम बंद हो गया था। वहीं एक दूसरे की बाहों में खो गए। उस रात मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। उस दिन के बाद अमित और मेरा मिलना जुलना ज़्यादा हो गया। हम कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में या कैंटीन में या शहर के सुनसान इलाकों में मिलने लगे। कुछ टाइम तो ऐसे चलता रहा। न जाने कैसे कुछ दिनों बाद मेरे पति को मेरे और अमित के प्यार के बारे में पता चल गया। एक दिन अमित जब कॉलेज से निकला तो मेरे पति उनके सामने आकर अपने गुंडों के साथ खड़ा हो गया और अमित को खूब मारा पीटा और
उसको लहूलुहान कर दिया। मैं इस बात से बेखबर थी, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर कुछ कॉलेज के ही लोगों ने अमित को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अगले दिन मैं जब कॉलेज आई तो मुझे अमित वहाँ कॉलेज में नहीं दिखा। फिर मैंने काफ़ी लोगों से अमित के बारे में पता किया। तब मुझे पता चला कि कल अमित के साथ क्या हुआ है। मैंने हॉस्पिटल का पता किया जहां अमित एडमिट था। मैं वहीं से हॉस्पिटल में पहुंची तो अमित के पूरे बदन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसी दिन मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा, अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। यह दरिंदा है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकता। फिर कुछ दिन बाद अमित ठीक हो गया। मैंने अमित से कहा, अमित, अब मैं यहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो, जहाँ ना मुझे कोई जानता हो और ना तुम्हें। हम दोनों अपना अलग एक छोटा सा आशियाना बनाएं। ना दुनिया का डर हो, ना किसी की रोक टोक हो, ना अमित का तो कोई इस दुनिया में नहीं था, इसलिए वो भी मेरी बात मान गया। उसी रात को जब मेरा पति दारू पीकर नशे में धुत घर पर आया तो मैंने उसे खाना खिलाकर वो एकदम बेहोश सा हो गया। फिर मैंने अपना बैग उठाया, कुछ अपने कपड़े रखे और अपने जेवर रखे और अमित को फ़ोन किया और वहाँ से हम दोनों बहुत दूर एक दूसरे गांव में चले गए जहाँ हमें किसी का डर नहीं था। अगली सुबह हम दोनों ने शादी कर ली। शादी करके हम दोनों उसी गांव में रहने लगे। वो गांव छोटा था पर बहुत ही सुंदर था। उसमें एक झरना था जो गांव से गुजरते हुए आगे की तरफ जाता था। उसी झरने के किनारे हमने अपनी झोपड़ी बना ली। अमित वहाँ के बच्चों को पढ़ाने लगा और मैं घर गृहस्थी संभालने लगी। हम दोनों का व्यवहार देखकर गांव के सभी लोग हमें बहुत पसंद करने लगे। अमित के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। वो सबसे बहुत प्यार से बात करता था। मैंने भी अपनी झोपड़ी के आगे सब्जियां उगाई। बहुत सी औरतें मेरे पास आकर बैठने लगीं। जब गांव की औरतें मेरे और अमित के बारे में पूछती तब मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती और मैं दुखी हो जाती। हमने गांव में बस इतना ही बताया था कि अमित का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ इस गांव में रहने आए हैं। हमें यह गांव पसंद है, यहाँ के लोगों का अपनापन पसंद है, इसलिए हम यहाँ से अब कभी नहीं जाएंगे। इस गांव में हम 2 महीने गुजर गए। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। अमित बहुत परेशान हुआ। जब एक गांव की बूढ़ी अम्मा मुझे देखने आई तब उन्होंने बताया जैसे शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं तो भूल ही चुकी थी अपने ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव में। अमित यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने मेरा और अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो सुबह होती तो बच्चों को पढ़ाने जाता, दोपहर में जल्दी ही घर आ जाता और घर आकर खाना खुद बनाता और मुझे अपने हाथों से खिलाता। वो झोपड़ी भले ही छोटी सी थी पर वो सुकून बहुत था। रोज़ सुबह हम झरनों की आवाज़ें सुनकर उठते, झरने के पास बैठकर होती और शाम को झरने के पास बैठकर ही डूबता हुआ सूरज देखते। कुछ महीने बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। वो बिल्कुल दिखने में अमित जैसी थी। उसके छोटे छोटे हाथ जब अमित ने अपने हाथ में पकड़े तो वो रोने लगा। जब मैंने उससे पूछा तुम क्यों रो रहे हो तो कहने लगा ये खुशी के आंसू हैं और कहना है आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ जो तुम मुझे मिली प्रिया। हम अपनी बेटी को कभी अपने से दूर नहीं करेंगे, हम उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आ गई थीं। सुबह होती तो उसकी किलकारियों से और रात होती तो उसको देखकर सोते। ज़िंदगी और हसीन लगने लगी थी। कभी मुझे अपना बीता हुआ कल याद आता
तो मैं बहुत उदास हो जाती। अमित मुझे हमेशा यही समझाता, जो किस्मत में लिखा होता है उसे हम बदल नहीं सकते। तुम्हारा और मेरा मिलना इसी तरह लिखा था, उसी वजह से यह सब हमारे साथ हुआ। पर अब मैं बहुत खुश हूँ अमित के साथ। वो और मैं मिलकर अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।